हेलो NIUS क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो आज की हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में स्टार्ट कर रहे हैं आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट को। तो बायोलॉजिकल सब्जेक्ट के जो भी आपके चैप्टर्स हैं वो मैं आज इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर नंबर 25 है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। तो हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका बायोलॉजी का सब्जेक्ट है उसका सिलेबस। तो टोटल आपके सिलेबस में 31 जो है ये चैप्टर हैं। इन 31 चैप्टर में से 40% जो चैप्टर हैं वो आपके TMA में डिवाइडेड हैं, और जो बच के 30% चैप्टर्स 60% वो आ जाएंगे आपके पब्लिक एग्ज़ाम में। तो ये जो भी आपको इस सीरीज़ में जो भी आपको ये चैप्टर्स दिख रहे हैं, ये चैप्टर आपको आएंगे पब्लिक एग्ज़ाम में, जो आपने अपना फाइनल एग्ज़ाम देना है उसमें। अब मैं बात करती हूँ, मैंने आपसे बात की प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी चैप्टर के बारे में। जितने आपके टोटल चैप्टर हैं, टोटल आपके 31 चैप्टर हैं। 31 में से 18 चैप्टर जो हैं 18 चैप्टर जो हैं ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में आने हैं, और हर एक चैप्टर को मॉड्यूल के हिसाब से डिवाइड किया गया है। अब आप मॉड्यूल फर्स्ट की बात करते हो तो इसमें आपके 3 चैप्टर आ जाते हैं। मॉड्यूल सेकंड की बात करते हैं तो इसमें आपके 3, 4, 5, 6 और 7 चैप्टर आ जाते हैं। और मॉड्यूल थर्ड में आपके 4 चैप्टर, मॉड्यूल फोर्थ में आपके 2 चैप्टर, एंड मॉड्यूल 5 में भी आपके 2 चैप्टर। और हर एक मॉड्यूल जो है वो स्पेसिफिक मार्क्स में डिवाइडेड है। तो अगर मैं आपके आज इस लेक्चर में 25 चैप्टर की बात कर रही हूँ, यानी कि मॉड्यूल नंबर 4 की बात कर रही हूँ, तो आपके मॉड्यूल का जो ये दोनों चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 25 एंड 28, ये दोनों चैप्टर अगर मैं कंबाइन बात करूँ तो 13 मार्क्स का जो है इनमें से कंटेंट जो है वो आपको फाइनल पेपर में आएगा। तो अगर आप 25 और 28 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको पेपर में 13 मार्क्स का यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 25, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी है, तो अब इकोलॉजी चैप्टर है क्या? प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोस्फीयर। मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी जिसमें आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में हम डिस्कस करते जाएंगे। आपने मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस रखना है जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो इस चैप्टर में जो मेन फोकस पे रखने वाले टॉपिक्स हैं वो आप जाएंगी आपकी डेफिनेशंस। जो भी आपको ये डेफिनेशन दिख रही है, लाइक इन्वायरमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है, बायोस्फीयर क्या है, तो ये जो डेफिनेशन है ये आपको पेपर में आती है। तो जैसे कि आपको पता है इन्वायरमेंट जो टर्म है ये किसको डिनोट करती है, जितनी भी हमारी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल या बायोटिक कंपोनेंट है हमारे सराउंडिंग में, जो किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करता है, उस पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो उसको हम बोलेंगे इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे कंपोनेंट जो है वो आ जाते हैं। कंपोनेंट्स में कुछ लिविंग कंपोनेंट रहते हैं और कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो लिविंग कंपोनेंट को हम बायोटिक बोलेंगे, और कुछ एबायोटिक होते हैं। एबायोटिक जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, और बायोटिक जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। तो आप अपने हिसाब से इनको डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी टर्म आ जाती है इकोलॉजी, जो आपके चैप्टर पे ही बेस है, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या है? ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है, और साइंटिफिक स्टडी में हम किसकी स्टडी करते हैं? जो भी ऑर्गेनिज्म है और उसका जो इन्वायरमेंट है, वो जहाँ पे रहता है उसके आगे पीछे का वातावरण कैसा है, वो अपने इन्वायरमेंट के साथ उसके इंटरेक्शंस कैसे हैं, उसके रिलेशनशिप कैसे हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। इकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से बना है, ओकियोस, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, एंड लॉगस मीन्स टू स्टडी। ठीक है, तो ये हो गया इकोलॉजी। अब इकोलॉजी में डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ आ जाती है। अब लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन अलग से आ जाती है। तो आपने ये जो मेन डेफिनेशन है, लाइक इन्वायरमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बायोटिक फैक्टर क्या है, एबायोटिक क्या है, इनको पढ़ना है। ठीक है, ये कुछ कंपोनेंट्स आ गए हैं। अब किसी भी इकोलॉजी को या किसी भी इन्वायरमेंट में हमें मेनली जो है वो 4 कंपोनेंट पे फोकस किया जाता है। अब वो स्ट्रक्चरल, अगर मैं कंपोनेंट की बात करूँ किसी भी हैबिटेट का, तो वो क्या है? वाटर, फूड, स्पेस एंड शेल्टर। आफ्टर दैट आपके पास एक टॉपिक आता है निक एंड ऑर्गेनिज्म। अब निक क्या है और एक ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म आप समझते हो जैसे कोई भी एक लिविंग इंडिविजुअल, और अगर मैं बात करती हूँ निक की, तो निक क्या है? इसका मतलब है सारी, ये एक कंबाइंड वर्ड है जिसका एक सम है
कंबाइन वर्ड है जिसमें हम सम करते हैं सारी एक्टिविटीज़ को, सारे रिलेशनशिप को किसी भी एक स्पीशीज़ का। अगर वो किसी एक पॉपुलेशन में रह रहा है, किसी एक हैबिटेट में रह रहा है, उसको वहाँ पे जो भी रिसोर्स मिल रहे हैं उन रिसोर्सेज को वो किस तरह से यूज़ करता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी लाइफ को डेवलप करने के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए, उस सब के एक्टिविटीज़ के सम अप को हम क्या बोलेंगे, निक बोलेंगे। ठीक है, निक जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इवन ये आपको पेपर में भी आता है। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से इस चैप्टर को रीड करना है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको एक रीड आउट से भी समझ आ जाएंगी। आपका नेक्स्ट ये जो टॉपिक है अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन वर्ड क्या है, जैसे आपको पता है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, माइग्रेंट समझते हो आप, माइग्रेंट वर्ड से ही अगर हम अडेप्टेशन की बात करें, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ड्यूरिंग द जब उनको बहुत ज़्यादा ठंड हो तो वो ठंड से थोड़े कम ठंड वाले इलाके में आ जाते हैं, और जब जैसे जैसे कम ठंड वाले इलाके में गर्मी का सीज़न बढ़ता जाता है तो वो वहाँ से ठंड वाले इलाके में चले जाते हैं। ठीक है, लाइक गुजर बकरवाल समझते हो ना आप, वो जो अपना डेरा लेके मतलब श्रीनगर से जम्मू एंड जम्मू से श्रीनगर ऐसे अप डाउन करते हैं, तो वैसे ही वो एक मतलब वो क्यों ऐसा करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। उनको वो सर्वाइव नहीं करने की वजह से वो अपना एरिया, अपनी लोकेशन को चेंज करते हैं ताकि वो दूसरे एटमॉस्फेयर को अडेप्ट करें, ताकि वो कुछ ऐसी उनको कंडीशंस मिलें कि वो खुद सर्वाइव कर सकें। ठीक है, लाइक दैट अडेप्टेशन भी एक ऐसी बिहेवियर होता है या स्ट्रक्चर मान लो, या कोई एक मोड मान लो लाइफ का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, कि वो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को मतलब कोशिश करता है कि वो दूसरे इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करे। उसी को हम क्या बोलेंगे, अडेप्टेशन। ये आपने जो मैं आपको बता रही हूँ टर्म्स, ये आपको पेपर के हिसाब से डेफिनेशन के हिसाब से आपको अपने लिए प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आ जाता है स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ क्या है, स्पीशीज़ हम बोलेंगे एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सेम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं वो सक्सेसफुली। जैसे जैसे वो रिप्रोड्यूस करते जाएंगे, सेपरेशन होती जाएगी स्पेस में, टाइम टू टाइम जो है वो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बढ़ता जाएगा और एक न्यू पॉपुलेशन जो है वो डेवलप होती जाएगी। अब पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन एक ऐसी टर्म है जिसको हम डिफाइन करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो आपस में ही इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, आपस में ही इंटरब्रीड करेंगे किसी एक सेम स्पीशीज़ के साथ, तो वो स्पीशीज़ कहाँ पे पाई जाएगी, उसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे वो पॉपुलेशन खुद भी सर्वाइव करती है और वहीं पे सर्वाइव करने वाली दूसरी पॉपुलेशन, दूसरे ग्रुप ऑफ लोगों के साथ वो आपस में इंटरब्रीड करेंगे किसी पर्टिकुलर गिवन टाइम में, उसको हम बोलेंगे, उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम बोलेंगे पॉपुलेशन। ठीक है, अब पॉपुलेशन के कुछ फैक्टर हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक डेंसिटी। डेंसिटी क्या है कि हम कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में डिफाइन करते हैं, उसको हम बोलेंगे डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बर्थ रेट। बर्थ रेट मतलब अगर हम 1000 का रेट लेके चलते हैं तो 1000 के रेट पे कितने न्यू इंडिविजुअल जो है वो बॉर्न हो रहे हैं, जो हमारी पॉपुलेशन में ऐड ऑन हो रहे हैं, उसको हम बोलेंगे बर्थ रेट या नोटेलिटी। सेम कितनी पॉपुलेशन में कितने रेट ऑफ इंडिविजुअल जो है वो लॉस कर रही हैं अपनी लाइफ या उनकी डेथ हो रही है, उसको हम बोलेंगे मोर्टेलिटी। उसके बाद थर्ड टर्म आ जाती है डिस्पर्सल। तो डिस्पर्सल ये है कि कितने इंडिविजुअल जो है वो एक पॉपुलेशन से एक टाइम पीरियड पे परमानेंटली वहाँ से माइग्रेंट हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम बोलेंगे डिस्पर्सल। ये जो है ये 4 मेन फैक्टर्स हैं। उसके बाद आ जाता है एज के डिस्ट्रीब्यूशन में, हम किसी भी एक मतलब किसी भी एक पॉपुलेशन में एज ग्रुप को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास नई टर्म है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आपने इसको भी आराम से पढ़ना है। ये आप डायग्राम देख सकते हो ग्रोथ की, मतलब कोई भी पॉपुलेशन है वो किस तरह से बढ़ रही है, उसको कैसे रिसोर्स मिल रहे हैं, वो सारा आ जाता है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ में। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करूं कि हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की, ऑर्गेनिज्म की जब स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट के रिलेशन में, तो उसको हम बोलते हैं सिन इकोलॉजी। ये टर्म्स पढ़ लेना,
ये आपको ऑप्शनल में आ सकती हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है जैसे बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है, हमारी अर्थ जो है, अर्थ के बाहर एक लेयर है, ठीक है, अर्थ के अराउंड एक लेयर है पतली सी, जिसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। अब बायोस्फीयर तो आपको मैंने बता दिया, और भी जो बहुत सारी अर्थ के बाहर लेयर्स होती हैं, अगर मैं उनके 3 फिजिकल कंपोनेंट की बात करूं तो वो कौन से आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। एटमॉस्फेयर में वही लेयर आ गई जिसमें बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर रहता है। हाइड्रोस्फेयर में लिक्विड आ गया, वेपर्स आ गए, जो भी, अगर मैं फ्रेश या सॉल्ट वाटर की बात करूं वो सारा लिक्विड आ गया हाइड्रोस्फेयर। और लिथोस्फेयर में आ जाता है आपका रॉक एंड जो रॉक बनती है ना, चट्टानें, वो जो हमारी अर्थ की क्रस्ट में पाई जाती हैं। तो इकोसिस्टम क्या है, एक कंबाइंड, अगर मैं बोलूँ तो इकोसिस्टम में हमारा बायोस्फीयर आ जाता है। बायोस्फीयर के तीनों कंपोनेंट्स आ जाते हैं, आइदर वो लैंड हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, ठीक। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है, जिसमें हमारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो है वो आपस में इंटरेक्ट करके किस तरीके का वहाँ एक नेचर में सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट बनाते हैं, उसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की भी मेन 2 टाइप्स आ जाती हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, टेरेस्ट्रियल हो गया जो लैंड पे रहेंगे, और एक्वेटिक हो गया जो वाटर में, ठीक है। पॉन्ड इकोसिस्टम आप समझते हो, अगर कोई भी पॉन्ड है तो पॉन्ड में सिर्फ प्लांट्स ही नहीं होंगे, उसमें वाटर एनिमल्स भी होंगे, ग्रासेस भी होंगे, उसमें एनर्जी भी होगी, कुछ प्लैंकटन्स भी होंगे, तो बैक्टीरियाज भी होंगे। वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो है वो आपस में इंटरेक्ट होते हैं, उसको हम बोलेंगे एक वाटर या पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है। ये सारे आपके ये जो है इकोसिस्टम के कुछ टॉपिक्स हैं। बायोटिक फैक्टर में जैसे आपको पता है, अगर मैं इकोसिस्टम की बात करती हूँ तो बायोटिक फैक्टर्स में आ जाते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। ये आपने डेफिनेशन के हिसाब से इनको आपने एक माइंड में रखना है। प्रोड्यूसर्स में क्या आ जाता है, जैसे फ्लोटिंग प्लांट्स या रूटेड प्लांट्स, ठीक। कंज्यूमर में आ जाते हैं जो डायरेक्टली ऑटोट्रॉप पे डिपेंड रहते हैं, ये एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं। और डीकम्पोजर्स में वो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो नेचर क्लीनर होते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को साफ सुथरा करते हैं, लाइक बैक्टीरिया, माइक्रोब्स एंड फंजाई लाइक। अब आ जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है और उसका फंक्शन कैसा है। इकोसिस्टम मैंने आपको बताया जिसमें सारे बायोटिक और एबायोटिक आपस में रिलेशन में रहते हैं, तो उनके बीच में कौन कौन से कंपोनेंट आ जाते हैं। अब प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। अब आपको पता है कोई भी इकोसिस्टम है तो उसमें कुछ ट्रॉपिक लेवल्स रहते हैं, लाइक प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। जैसे अगर आपके पास ट्री है, फाइटोप्लैंक्टन है, ग्रास है। फाइटोप्लैंक्टन दिखेंगे आपको एक्वेटिक में, और ग्रास या ट्रीज दिखेंगे आपके टेरेस्ट्रियल या लैंड इकोसिस्टम में। इनको कौन खाएगा, ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास है तो काऊ खाएगी, फाइटोप्लैंक्टन है तो जू प्लैंक्टन खाएंगे। अब इनका एक और लेवल आ जाता है जिनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं, लाइक ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, वॉल्फ खाएंगे। काऊ है तो फिशेस, बर्ड्स, ये सब खाते हैं। तो बर्ड्स, फिशेस और वॉल्फ को कौन खाता है, टर्शरी कंज्यूमर्स, लाइक 4th ट्रॉपिक लेवल, लाइक टॉप कॉर्निवोर, उसमें एग्जांपल आ गए मैन एंड लॉयन, ठीक है। अब कोई भी कंपोज स्पीशीज़ है तो स्पीशीज़ में कैसे कंपोज हैं, तो हर एक, अगर आप खुद सपोज करो हमारी लैंड पे सिर्फ ग्रास ही ग्रास होता, ग्रास को खाने वाली कोई दूसरी पॉपुलेशन नहीं होती, कोई दूसरा ट्रॉपिक लेवल नहीं होता, तो हम तो घास में ही दस जाते। तो ग्रास को बैलेंस करने में के लिए इकोसिस्टम में ग्रास को खाने वाले ऑर्गेनिज्म बनाए हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जब उनका लेवल बैलेंस करने के लिए एक और पॉपुलेशन बनाई है। तो ये ट्रॉपिक लेवल इसीलिए बनाए जाते हैं, स्पीशीज़ को इसीलिए कंपोज किया जाता है कि एक इकोसिस्टम में इक्विलिब्रियम बना रहे, बैलेंस बना रहे, ठीक। नेक्स्ट है स्ट्रैटिफिकेशन। तो स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, अगर हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करें प्लांट्स की किसी भी इकोसिस्टम में तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। अब फूड चेन एंड फूड वेब तो आपको पता ही है, ये 2nd 3rd क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। फूड चेन वही होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म की एक सीरीज़, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग्स खाते हैं, और फ्रॉग को स्नेक्स खाते हैं, स्नेक्स को ईगल खाता है। तो ये एक सीरीज़ बनी है, ये इसलिए बनाई गई है कि हमारी जो भी इकोसिस्टम है वहाँ पे बैलेंस बना रहे, ठीक है। अब प्रोड्यूसर्स में आ जाते हैं ऑटोट्रॉपिक
जैसे ग्रीन प्लांट्स वगैरह। अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें तो प्राइमरी कंज्यूमर में आ जाते हैं ग्रीन ग्रास को खाने वाले ग्रास हॉपर। सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाते हैं ग्रास हॉपर को खाने के लिए फ्रॉग एंड फ्रॉग, स्नेक, डॉग लाइक और डीकम्पोजर्स आ जाते हैं। जब सेकेंडरी कंज्यूमर्स अगर डेड डिकम्पोज हो गए हैं तो उनको कौन चीज़ डिकम्पोज कर रहा है? डिकम्पोजर्स को हम, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, लाइक अर्थवॉर्म्स, मिलीपीड्स, माइट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, निमेटोड्स, क्रैब्स, मोलस्क एक्सेट्रा। ठीक है। और कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? अब खाने का भी डिपेंड करता है कि कितने टाइप ऑफ पीपल हैं। ऑमनीवोरस हैं, पैरासाइट हैं, स्कैवेंजर्स हैं। ठीक। उसके बाद आ जाता है फूड वेब। एक फूड चेन मैंने आपको बताया, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। और अगर हम फूड चेन की कनेक्शन को, वेब मतलब जाला, तो फूड वेब क्या है? ये एक वेब है, एक नेटवर्क है जिसमें अलग अलग फूड चेन जो है वो इंटरकनेक्टेड रहती हैं। डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स उनके इंटरकनेक्ट रहते हैं ताकि जो फीडिंग कनेक्शंस हैं किसी भी पॉपुलेशन के वो बढ़ते जाएं। ठीक है, उसको हम बोलेंगे फूड वेब। ठीक है, ये आपको एक एग्जाम्पल दिया है फ्लो चार्ट से। आफ्टर दैट आपके बीच में चैप्टर के बीच में आ जाता है एनर्जी फ्लो। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, किसी भी फूड चेन में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो 10% रहता है। ठीक। उसके बाद आपके कुछ टॉपिक आ जाते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड लाइक ये आपको फिगर में दिख रहा है। पिरामिड में पी आपको सिंबलाइज कर रहा है प्रोड्यूसर को, सी कर रहा है हर्बीवोर को, और C2 कर रहा है प्राइमरी कंज्यूमर, C3 कर रहा है नेक्स्ट आपके पास है इकोसिस्टम की टाइप्स। कुछ इकोसिस्टम होते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं और कुछ होते हैं जो मैन मॉडिफाइड हैं। कुछ को मैन बनाता है और कुछ जो है वो नेचुरली पाए जाते हैं। ठीक है। अब बायोटिक इंटरेक्शंस कैसे रहती हैं? कुछ इंट्रा स्पेसिफिक होती हैं, कुछ इंटर स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है। इंट्रा मीन्स कि जिसमें सेम स्पीशीज़ रहेंगी, और इंटर स्पेसिफिक हो जाएंगी जिसमें स्पीशीज़ जो है वो इंडिविजुअल्स तो डिफरेंट स्पीशीज़ के होंगे या डिफरेंट कम्युनिटी के होंगे। ठीक है, उनके बीच में कंपटीशन रहेगा। अब ये जो इंटरेक्शन होती है ये नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। अब नेगेटिव इंटरेक्शन में आपके आ जाती है एक टर्म इमेंसलिज्म, सेकेंड वन इज प्रीडेशन। अब इसमें क्या होता है, एक स्पीशीज़ जो होती है वो दूसरी इनहिबिट कर जाती है और दूसरी जो है उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। प्रीडेशन में क्या होता है, प्रीडेटरी जो प्रे रिलेशनशिप है इसमें एक स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है और दूसरी स्पीशीज़ जो है वो या तो उसको नुकसान होगा या तो वो इनहिबिट कर जाएगी। थर्ड इज़ पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है, जिसमें बेनिफिशियल होता है एक स्पीशीज़ को, पैरासाइट को जो है उसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन दूसरी स्पीशीज़ को जो है जो होस्ट रहता है उसको कोई ना कोई नुकसान मिलता है। और कंपटीशन में आ जाता है, ये दोनों स्पीशीज़ में एडवर्स इफेक्ट डालता है। ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव एसोसिएशन की बात करती हूँ तो कमेंसलिज्म में एक स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है वाइल दूसरी स्पीशीज़ जो है वो न्यूट्रल रहती है, उसको ना तो बेनिफिट हो रहा है ना तो कोई हार्म हो रहा है। अगर मैं न्यूट्रलिज्म की बात करती हूँ तो न्यूट्रलिज्म में क्या होता है, नाइदर स्पीशीज अफेक्ट्स द अदर इज नाइदर हार्म्ड और नॉट, मतलब दोनों स्पीशीज न्यूट्रल 0-0, ना तो किसी को फ़ायदा है ना तो किसी को नुकसान है, एक को भी नहीं और दूसरी को भी नहीं। और म्यूचुअलिज्म में क्या है, इस इंट्रैक्शन में जो दोनों स्पीशीज़ होती हैं वो दोनों फेवरेबल कंडीशन में, मतलब या तो दोनों को फ़ायदा दोनों को नुकसान, बट उनके फेवर में ही होता है। ठीक है, फेवरेबल। और न्यूट्रल में क्या है, दोनों पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही आपकी ये जो टर्म्स हैं ये एक्सप्लेन करी गई हैं पिक्चर्स के साथ। कंपटीशन क्या है, कमेंसलिज्म क्या है, म्यूचुअलिज्म क्या है। नेक्स्ट आ जाता है बायोम्स। बायोम्स क्या है, बायोम क्या होता है, एक नेचुरल ब्रॉड बायोटिक जोन आ जाती हैं बायोस्फीयर की, जिसको हम बायोम बोलते हैं। तो बायोम में भी क्या आ जाता है, एक टेरेस्ट्रियल बायोम, एक एक्वेटिक। और टेरेस्ट्रियल में आगे जैसे फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन या एवरग्रीन फॉरेस्ट आ जाएंगे, और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट आ जाएंगे। फॉरेस्ट में आ गया जैसे फ्लोरा फोना, और कॉर्निफोर फॉरेस्ट आ जाएंगी। फ्लोरा फोना हो गया जो एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर एरिया पे जो एनिमल्स रहते हैं और ये जो प्लांट्स रहते हैं। और ग्रास लैंड आ जाता है जिसमें फ्लोरा फेना तो आता है बट कम एरिया के हिसाब से। ठीक है,
थर्ड वन इज डेजर्ट्स। तो डेजर्ट आपको पता ही है, समुंदर ये जो रेगिस्तान होते हैं। उसके बाद क्लाइमेट आ गया, डिफरेंट क्लाइमेट पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट टुंड्रा। टुंड्रा क्या है, जिसमें बैरन लैंड होती है, बंजर ज़मीन होती है। थर्ड वन इज़ क्लाइमेट, वहाँ पे भी कैसा क्लाइमेट रहता है, बंजर ज़मीन है तो वहाँ पे ड्राई और कम रेनी रहेगा, और वहाँ पे कैसे फ्लोरा फाना पाए जाते हैं। ठीक है, इतने में। नेक्स्ट आ जाता है एक्वेटिक। तो एक्वेटिक में फ्रेश वाटर में आ जाती हैं, जैसे कि लेक्स। मैरीन इकोसिस्टम में आ जाता है समुंदर के रिलेटेड, जहाँ पे 71% अर्थ का सरफेस है वो किसने कवर किया है, मैरीन इकोसिस्टम में। वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, लाइट, प्रेशर, ये सारा कुछ जो है ये मैरीन इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है ये पेपर के हिसाब से भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने इसको भी पढ़ना है। अब बायोटिक कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर और टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी एनिमल स्पीशीज़ या प्लांट स्पीशीज़ या कम्युनिटीज़ जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहती हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं कुछ टाइम के बाद, उसको हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये इसमें भी बायोटिक कंपोनेंट भी आ सकते हैं और एबायोटिक भी आ जाता है। तो ये मेनली जो सक्सेशन है ये 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में आपके पास आ जाती है पायनियर कम्युनिटी। ठीक है, और ये वो कम्युनिटीज़ होती हैं जो थोड़े टाइम बाद रिप्लेस हो जाती हैं दूसरी कम्युनिटीज़ से। ठीक है, अब सेकेंड वन इज सेकेंडरी सक्सेशन। तो सेकेंडरी सक्सेशन में भी कम्युनिटी की डेवलपमेंट होती है एक फॉर्म से, फिर नई वेजिटेटिव अगर नेचुरल वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है तो ठीक है, नहीं तो एक नई कम्युनिटी जो है वो वहाँ पे अराइज हो जाती है। ठीक है, ये कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन है आपकी पीडीएफ में। उसके बाद आ जाते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स। आपके चैप्टर में ये साइकिल्स हैं बट अभी तक ये एग्ज़ाम में नहीं आए हैं। तो अगर मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हूँ तो आप इसको एक बार रीड कर लेना, बट ये पेपर में जो है वो नहीं आए हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स हो गए या इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये आपने पढ़ लेने हैं अच्छे से, बाकी जो है वो नहीं आया है। उसके बाद बायोजियो केमिकल रिएक्शन में इक्वेशन में या साइकिल में कौन कौन से आए जाएंगे। सबसे पहले कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल आपको पता है एटमॉस्फेयर में CO2 जो है वो एक मेन सोर्स है, बहुत सारी गैसेस हैं, तो उसमें हम CO2 को फोटोसिंथेसिस में भी यूज़ करते हैं। रेस्पिरेशन में भी CO2 की जो गैस है ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी हम यूज़ करते हैं। डिकम्पोजिशन और कंबशन प्रोसेस में भी CO2 का यूज़ होता है। जो भी हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारी आज के टाइम की हैं उनका कार्बन साइकिल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आपको पता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ही तो CO2 जो है वो उसका लेवल जो एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल को आप हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी बोलते हो। तो वाटर आपको पता है, वाटर एक साइक्लिक वे से चल रहा है। रेन वाटर, बारिश पड़ रही है, वो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, ग्राउंड वाटर जा रहा है, फिर ग्राउंड वाटर जो है वो फिर कुछ तो ग्राउंड वाटर चला गया, कुछ जो हमारी अर्थ पे एब्जॉर्ब होता है या जो हम स्टोर कर लेते हैं या पॉन्ड लेक्स के हिसाब से रिवर्स में स्टोर हो जाता है, तो वो इवेपोरेशन के थ्रू फिर से जाता है, फिर से बादल बनते हैं, प्रेसिपिटेशन होती है, फिर बारिश होगी तो वो ग्राउंड वाटर में आएगा, रिवर्स में, स्टीम में, कुछ रन ऑफ हो जाता है ओशंस में, तो कुछ कंटेंट वाटर का जो है वो प्लांट्स या एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, फिर वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू या इवेपोरेशन के थ्रू जो है वो लॉस कर देते हैं। तो ऐसे ही एक साइक्लिक वे में जो है वो वाटर की कंजप्शन जो है वो चलती रहती है। नेक्स्ट आ जाता है फॉस्फोरस साइकिल। तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो फॉस्फोरस साइकिल को जैसे आप इस फिगर के हिसाब से देख सकते हो, कैसे प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो फॉस्फोरस को लेते हैं, या अगर वो निकाल रही हैं या छोड़ रही हैं तो वो बैक्टीरिया वगैरह कैसे उसको कंज्यूम करते हैं, फिर वो सारा डिज़ोल्व फॉर्म में, फिर अगर हम डिज़ोल्व फॉर्म में छोड़ते हैं तो वो कुछ मेरीन बर्ड्स, कुछ मेरीन फिशेस पे जाता है। तो ये भी आपको एक फिगर के हिसाब से यहाँ से दिख जाएगा। तो ये कुछ साइकिल थे और कुछ
कंटेंट था आपका इस चैप्टर में, और इंटेक्चुअल क्वेश्चन का जो आंसर्स हैं वो आपको पीडीएफ के लास्ट में दिख जाएगा। अगर मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ तो आपको इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, स्टार्टिंग में आपने जो भी आपकी डेफिनेशंस थी आपने उन पे फोकस रखना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रिंसिपल्स इकोलॉजी के चैप्टर के, इकोलॉजी की डेफिनेशन होगी, इन्वायरमेंट क्या है, बायोटिक कंपोनेंट क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, इनकी डेफिनेशंस कर लेनी है। आफ्टर दैट पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, जो पॉपुलेशन सक्सेशन है वो पढ़ लेनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर आर, सबसे पहला कि हैबिटेट को हम ऑर्गेनिज्म का होम क्यों कहते हैं, और दूसरा हम निक को ऑर्गेनिज्म का प्रोफेशन क्यों कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ चुके हैं, इनको आपने मेन फोकस पे लेकर चलना है। बाकी आपको इस चैप्टर में स्टार्टिंग की जो डेफिनेशंस है उनको माइंड में रख के इस चैप्टर को कवर करना है, ठीक है। ये आपका चैप्टर था 25, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एक इंट्रो दे दी। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हो तो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा, ठीक है क्लास। थैंक यू।